चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका प्रतिपादन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आप दो अंगों में पढ़ोगे। एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या कमी थी जिसके कारण स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लाया गया, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। साथ में आपको मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिखाने वाला हूं। एक एग्जाम्पल देने के बाद आप एग्जैक्टली जान जाओगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। साथ में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। साथ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप्स, एक है इनर्शियल और दूसरा है नॉन इनर्शियल। इसके कुछ उदाहरण दे करके मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आप इस लेक्चर को इन तक जरूर देखिएगा और आपके मुंह से यही निकलेगा मोगैम्बो खुश हुआ। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब क्या है। मतलब बताओ भाई, मतलब है इसका कि किसी भी वस्तु या प्राणी की गतिविधि का अन्य वस्तु या प्राणी के सापेक्ष देखना। मतलब कोई दोस्त है आपका, ये मान लेते हैं आपका मित्र है और ये मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। और ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ये ए है और ये बी है। अब ये मोशन कर रहा है तो ये आपके रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी डब्बे में एक अनदर फ्रेंड इसका और बैठा हुआ है, मान लेते हैं सी बैठा हुआ है, तो बी सी के लिए क्या है, सी के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। अब मामला देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तगड़ा है, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, तो इसको जरूर देखिए। अभी तो केवल मतलब बताया कि भाई किसी भी वस्तु या प्राणी की गतिविधि को अन्य वस्तु या प्राणी के सापेक्ष देखना ही इसका मतलब है भी, लेकिन अभी थ्योरी नहीं बताया मैंने। अब मैं थ्योरी बताने वाला हूं आगे, लेकिन उससे पहले आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके लिए मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा और वो उदाहरण आप समझने के बाद 100% श्योर हो जाओगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और उन टाइप्स का मतलब क्या है। सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है स्टूडेंट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स का एक ग्रुप होता, समूह होता है, जिसमें कोऑर्डिनेट्स पाए जाते हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या वेलोसिटी का निर्धारण हो, यानी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्स वाई जेड बोल सकते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन या वेलोसिटी का निर्धारण करते हैं हम, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो आपके आइंस्टाइन थे, उन्होंने एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशन के साथ चौथा डायमेंशन टी भी जोड़ दिया था, जिसको वो इवेंट बोल रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने चौथा डायमेंशन भी जोड़ा, टाइम। मैं आपको बताता हूं उन्होंने चौथा डायमेंशन क्यों जोड़ा, लेकिन चलिए सबसे पहले चल समझते हैं इनर्शियल फ्रेम और ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज दैट ये कोई ट्रेन है, इस ट्रेन में आप बैठे हो और ये ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। बहुत ही केयर करके समझें। और ये ट्रेन 5 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रही है, बात समझिएगा। और यहां पर आप हो, किसी एक छोर पे हो और आपने एक बॉल लिया और उस बॉल को एक छोर से फेंका और फेंकते फेंकते ये दूसरे छोर पे आ गिरा। मान लेते हैं इसको दूसरे छोर तक गिरने के लिए, यानी 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसको कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो टाइम इक्वल टू 10/5, यानी उसको 2 सेकंड लगा। 2 सेकंड कब लगा? जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे चल रहा था। अच्छा, ये केस वन होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, यहां बगल में देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए बगल में बना लीजिए, बना देता हूं दूसरा वाला। अब यही ट्रेन का कंपार्टमेंट है। अब की बार क्या हुआ, ये ट्रेन का कंपार्टमेंट जो कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, अब ये एक्सिलरेटेड हो गया। मतलब ड्राइवर ने उसको एक्सिलरेट कर दिया, एक्सिलरेटेड। अब एक्सिलरेट कर दिया, फिर बंदे ने क्या किया, जो एयर या इस ट्रेन के कंपार्टमेंट बैठा हुआ है, उस बंदे ने फिर एक छोर से बॉल को फेंका। लेकिन उस बॉल को फेंकने के बाद वो तो 8 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, जबकि स्पीड में कोई बदलाव नहीं किया, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक्सेलेरेट कर दिया, बाकी बदलाव तो होगा ही, लेकिन उसको एक्सेलेरेट कर दिया। तो देखा कि वो 8 मीटर की ही डिस्टेंस पे जा गिरा।
अब मामला तो बहुत बिगड़ गया भाई, अभी 10 मीटर पे गिर रहा था, अब इसको एक्सलेट करने पर तो यहां पर तो जो नियम है वो तो नहीं लागू हो पा रहा है, एफ बराबर एम में, न्यूटन्स का जो लॉ है एफ बराबर एम इंटू ए, वो तो नहीं चल पा रहा। उसको गिरना कितना दूरी चाहिए, 10 मीटर पे, लेकिन वो तो 8 ही मीटर पे गिरा। मतलब आफ्टर 2 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, अभी यहाँ 2 सेकंड था ना, अब मैं 2 सेकंड के बाद भाई दूरी देखो 8 मीटर है, ब्लास्टी ये है, तो समय जो आफ्टर 2 सेकंड बाद कितनी, मतलब ये मुझे नहीं पता था 8 मीटर, लेकिन 2 सेकंड बाद अगर मैं निकालूं तो 5 मीटर पर सेकंड की ब्लास्टी से चल रहा था, 2 सेकंड बाद वो 10 मीटर की डिस्टेंस गिरना चाहिए, लेकिन जब ये एक्सलेट कर दिया उस ट्रेन को ड्राइवर ने, तो वो 8 मीटर पे ही गिरा, पहले ही गिर गया। अब बहुत ही मामला गड़बड़ हुआ। तीसरा केस समझे, केस नंबर थर्ड, फिर से वही कंपार्टमेंट, वही बंदा, वही पहिया लगा देते हैं, और अब की बार क्या है, ये ट्रेन को क्या कर रहा है, रिटार्डेशन उत्पन्न कर रहा है, ट्रेन को में ब्रेक लगा रहा है, रिटार्डेशन उत्पन्न कर रहा है। उस सिचुएशन में उसने बॉल को फेंका, और बॉल जो जा गिरा वो 12 मीटर के डिस्टेंस पे गिरा। अब भाई ये तो बहुत ही खतरनाक मामला है, 12 मीटर के डिस्टेंस पे गिरा, मतलब टाइम 2 सेकंड बाद। अब जबकि गिरना कितना दूरी पे चाहिए था, 10 मीटर पे। अब जो रिटार्डेशन ब्रेक लगाया तो भी प्रॉब्लम हो गई, तभी भी न्यूटन्स का लॉ वैलिड नहीं है। तो अब यहां पर आप देख लीजिए, जब ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव कर रही थी तो उसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड था, वैलिड था। लेकिन जब ट्रेन एक्सिलरेटेड हो गई तो उसमें न्यूटन्स का लॉ वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। तो जिसमें न्यूटन्स का लॉ आप लगा सको, एफ इक्वल टू एम ए वाला नियम लगा सको, वो हो जाता है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिसमें न्यूटन्स का लॉ वैलिड नहीं होता, जैसे ये और ये, तो ये हो गया आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? तो न्यूटन्स लॉ जिसमें वैलिड, यहां लिख सकते हैं न्यूटन लॉ वैलिड, न्यूटन्स लॉ डज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। समझ में आया? चलिए, ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती क्या है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चलिए आगे मूव करते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए भी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल क्या है, बहुत ही ध्यान समझिए। मान लीजिए कि आप क्या के हो, एक कार में बैठे हो, कार ऐसे बनता है, बना लो यार, क्या फर्क पड़ता है, ये कार है, कार में बैठे हो, और कार जो है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितने स्पीड से, 30 किलोमीटर या 30 मीटर पर आवर, ऐसे मान लीजिए, अनुमान लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर लिख लीजिए, यहाँ बेटर रहेगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, मान लेते हैं आपके भी दो फ्रेंड यहाँ बैठे हुए हैं, ए और बी, ये दो मित्र हैं, और आप यहाँ, मैं मतलब मान लेता हूँ मैं खुद यहाँ पर हूँ, और वो दो मित्र आपस में यहाँ बैठे हुए हैं। तो ए के लिए बी कैसा है, रेस्ट में है, लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरे के लिए क्या है, ए एंड बी दोनों क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, गतिमान है। तो कहीं ना कहीं देखिए रिलेटिव में देख रहे हैं चेंजिंग हो जा रही है, काफी परिवर्तन आ रहा है, मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। बताइए, देख रहे हैं इसके रिलेटिव में, ए बी के रिलेटिव में क्या है, रेस्ट में, लेकिन मेरे रिलेटिव में क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है। या फिर अगर वो दोनों बंदे मुझे देखेंगे तो उनको लगेगा कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे जा रहा हूँ, ईस्ट में जा रहा हूँ, जबकि मुझे क्या लग रहा है, वो वेस्ट में जा रहे हैं। अब बहुत ध्यान समझिएगा। अब मान लेते हैं कि ए वाले ने एक बॉल को वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंक दिया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बॉल को वेस्ट डायरेक्शन में फेंका। अब जब मैं इसको देखूंगा, मैं जब इस फिनोमेना को देखूंगा, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे उस बॉल का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दिखेगा। जो उस बॉल का रिलेटिव स्पीड दिखेगा वो 30 किलोमीटर पर आवर प्लस 10 किलोमीटर पर आवर जुड़ जाएगा, और 40 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगा। इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला कि भाई मोशन रिलेटिव है, यानी कि मोशन 30 किलोमीटर पर आवर ये, और 10 किलोमीटर पर आवर यानी 40 किलोमीटर पर आवर हुआ, और ये सत्य भी है भाई, ये होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि 10 30 ये और 10 ये, यानी 40 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड हो जाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब थोड़ा सा अभी मैं आपको देखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए, देखिए मैं ट्विस्ट लाता हूं। अब ट्विस्ट क्या है, देखिए ट्विस्ट ये है कि मान लेते हैं कि आप, मतलब ये जो ए वाला बंदा है, इसने टॉर्च ले लिया और टॉर्च को जला दिया इधर, ध्यान समझिएगा, ये टॉर्च की रोशनी है, इसने टॉर्च को जला दिया, किस डायरेक्शन में, बेस्ट डायरेक्शन में, टॉर्च को जलाया।
आप मुझे बताएं कि वो जो बंदा है तो उस कार में बैठा हुआ है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और साथ में जो टॉर्च है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लाइट की स्पीड है भाई, चलती है। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में, रिलेटिव में अगर मोशन देखा जाए, तो यहाँ पर वेलोसिटी तो इंक्रीज हो गई, ये तो वेलोसिटी बढ़ गई, ये तो मामला बहुत उल्टा पुल्टा हो गया, जबकि लाइट की स्पीड तो चेंज ही नहीं होती। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने प्रूव भी कर दिया था कि लाइट की स्पीड जो है कभी नहीं बदलती। अब ये तो मामला गड़बड़ हो गया भाई, लाइट की स्पीड तो बढ़ जा रही है। क्या कोई ऐसा पॉसिबल है कि कोई बंदा लाइट की स्पीड से भी अधिक तेज चल सकता है? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो कहीं ना कहीं अब ये भी बात को सत्य रखने के लिए, अब ये बात सत्य भी रखना था। अब भाई यहाँ पर लाइट की स्पीड को, यानी जो रिलेटिव स्पीड है वो बढ़ जा रही है, तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए, यानी कि लाइट के रिलेटिव मोशन को स्थिर रखने के लिए लिख देता हूं। तो लाइट के रिलेटिव रिलेटिव टीआई रिलेटिव मोशन को स्थिर रखने के लिए वो टाइम एंड स्पेस क्या कर देती है, चेंज कर देती है, उसमें वेरिएशन ला देती है। यानी कि यही है जनरल ऑफ रिलेटिविटी। और ये जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी कि लाइट की स्पीड, तो भाई हम लाइट से ज्यादा स्पीड चल सकते नहीं, लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड में। तो प्रकृति अपने फंडामेंटल लॉ को बचाने के लिए टाइम और स्पेस को क्या कर देती है, बदल देती है। तो स्टूडेंट, ये थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें ये सिखाया गया कि टाइम और स्पेस दोनों क्या हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, दोनों बदलते रहते हैं। टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, और प्रकृति अपने नियमों की रक्षा करता है। थैंक यू।